पश्चिम बंगाल में जो महिला के साथ जो भी सामाजिक अपराध की घटना घटी है, अभियुक्त की गिरफ्तारी ही सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है, चूंकि एक राजनीतिक दल से उसका संबंध है। यह सर्वविदित हो गया है, तो तृणमूल कांग्रेस को अनुशासनात्मक कार्रवाई ही केवल नहीं करना चाहिए, बल्कि जनता यह उम्मीद करती है कि आप समय सीमा के तहत चार्जशीट तय करिए, जितना अल्प अवधि में हो, स्पीडी ट्रायल करिए, जिससे कि न्याय मिलने की जो उम्मीद रहती है वह बरकरार रहे, और जब न्यायपालिका उसको सजा मुकर्रर करेगी तो वह तिल तिल कर करके मरेगा जेल के अंदर में, तो लोगों को सुकून मिलता है और न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ममता दीदी, आप महिला मुख्यमंत्री हैं, ऐसे सवाल पर राजनीतिक एजेंडा मत तय करिए। आपके दल के लोग राजनीति तय करने लगते हैं। भाई, अपराधी, गुंडा, इस रंग का सामाजिक महापाप करने वाला किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति से जुड़ा हुआ हो तो उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए, और ये मुकम्मल कार्रवाई दिखना चाहिए, न कि राजनीति का एजेंडा तय करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर एक गंभीर स्थिति है, ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल है और नियंत्रण से बाहर हो चुका है। अगर ममता बनर्जी अपने पद पर बनी रही तो ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल के महिलाओं के खिलाफ पुनरावृत्ति जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री और राज्य की स्थिति का मूल्यांकन करते होंगे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री की यह जिम्मेवारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई समस्या आई है तो मुकम्मल कार्रवाई करना। अब उसके लिए कौन गुनाहगार, कितना गुनाहगार है, वहां की अद्यतन स्थिति तो केंद्रीय मंत्री ही बताएंगे। बंगाल जब उदयपुर में एक फ्रेंच टूरिस्ट का रेप होता है, लेकिन भाजपा का शासन है तो कोई हाथ से नहीं निकल रहा राज्य। उड़ीसा में होता है, उड़ीसा में 50,000 लड़कियां गायब हैं, लापता हैं, लेकिन नहीं, स्टेट्स नहीं स्लिप हो रहा है इनके हाथ से, क्योंकि भाजपा का शासन है। बात ये इस तरह से तो मुझे नहीं लगता समाधान निकल सकते हैं कि अगर भाजपा का शासन है तो मामले को दबाओ, हाथरस हो, कठुआ में तो ये हुआ कि मालाएं पहनाई गई, उनके पक्ष में नारे लगाए गए भारतीय जनता पार्टी वालों ने, रेपिस्ट के पक्ष में रैलियां निकाली गई। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आप मालाएं पहनाओगे और फिर कहोगे कि साहब बंगाल हाथ से निकल रहा है, तो ऐसे तो मुझे लगता है महिला सुरक्षा का पूरा मुद्दा ही हाथ से निकल चुका है। इस तरह की मानसिकता अगर सरकारों की हुई तो बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में उन्होंने विड्रॉ किया है जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी हुई थी। अब जो हिंदी इम्पोजिशन का बैकलैश हुआ उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है, कैसे देखिए? अब जब ये निर्णय हो गया तो इस पे चर्चा करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, लेकिन हमारा स्टैंड, हमारा पक्ष बड़ा स्पष्ट था कि पहली क्लास के बच्चे पर इतना वजन, इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो महिला के साथ जो भी सामाजिक अपराध की घटना घटी है, अभियुक्त की गिरफ्तारी ही सरकार की जिम्मेवारी नहीं होती है, चूंकि एक राजनीतिक दल से उसका संबंध है। यह सर्वविदित हो गया है, तो तृणमूल कांग्रेस को अनुशासनात्मक कार्रवाई ही केवल नहीं करना चाहिए, बल्कि जनता यह उम्मीद करती है कि आप समय सीमा के तहत चार्जशीट तय करिए, जितना अल्प अवधि में हो, स्पीडी ट्रायल करिए, जिससे कि न्याय मिलने की जो उम्मीद रहती है वह बरकरार रहे, और जब न्यायपालिका उसको सजा मुकर्रर करेगी तो वह तिल तिल कर करके मरेगा जेल के अंदर में, तो लोगों को सुकून मिलता है और न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ममता दीदी, आप महिला मुख्यमंत्री हैं, ऐसे सवाल पर राजनीतिक एजेंडा मत तय करिए। आपके दल के लोग राजनीति तय करने लगते हैं। भाई, अपराधी, गुंडा, इस रंग का सामाजिक महापाप करने वाला किसी पार्टी, किसी धर्म, किसी जाति से जुड़ा हुआ हो तो उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए, और ये मुकम्मल कार्रवाई दिखना चाहिए, न कि राजनीति का एजेंडा तय करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर एक गंभीर स्थिति है, ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल है और नियंत्रण से बाहर हो चुका है। अगर ममता बनर्जी अपने पद पर बनी रही तो ऐसी स्थिति पश्चिम बंगाल के महिलाओं के खिलाफ पुनरावृत्ति जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री और राज्य की स्थिति का मूल्यांकन करते होंगे, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री की यह जिम्मेवारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई समस्या आई है तो मुकम्मल कार्रवाई करना। अब उसके लिए कौन गुनाहगार, कितना गुनाहगार है, वहां की अद्यतन स्थिति तो केंद्रीय मंत्री ही बताएंगे। अच्छा, ये केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, उन्होंने जिस तरीके से कल नालंदा में कहा है कि हम बिहार से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे, तो स्वाभाविक न है कि बिहार विधानसभा चुनाव, चिराग पासवान जी ने क्या कहा है कि बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे।
तो बिहार के लिए चुनाव होगा ना, बिहार की उसी उपलब्धि का चुनाव होगा ना कि नालंदा जहां अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना है, कानून के राज का उससे बड़ा पैमाना कहीं नहीं है, जू सफारी बना है, शेर भी खुला में घूमता है, आदमी भी खुला में घूमता है, न शेर आदमी को नुकसान कर रहा है न आदमी शेर को नुकसान कर रहा है। तो इससे बड़ा गवर्नेंस का और पैमाना क्या होगा। पुलिस एकेडमी है, नालंदा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना है, तो पूरा नालंदा का जो तस्वीर बदला है राजगीर का, वह तो गौरतलब है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। तो माननीय चिराग पासवान जी ने एनडीए की मजबूती की बात कही है, तेजस्वी यादव पर तंज कसा है, कहा ये नौकरी की बात करते हैं तो पहले जमीन जो लिए नौकरी में वो लौटा दीजिए ना। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो कही है वो बिहार के संदर्भ में कहा है। लेकिन बीते दिनों पहले उन्हीं के पार्टी के सांसद उनके जीजा हैं अरुण माथुर, उन्होंने कहा था कि बिहार उनको बुला रहा है, बिहार चुनाव लड़ने के लिए बात। अच्छा, हमारा घर मोकामा है तो हमको मोकामा बुलाएगा, हमारे घरे है तो जाना आना तो काम लगा हुआ है। और चिराग पासवान जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका मंतव्य अंतिम मंतव्य माना जाएगा, न कि दूसरे का मंतव्य अंतिम मंतव्य माना जाता है। अच्छा, कल जिस तरीके से वक्फ के खिलाफ वो पूरा पटना में हुआ कार्यक्रम, पूरे मुस्लिम समुदाय से भी संगठन आए थे, केसरी यादव तमाम लोग वहाँ उसमें शिरकत किए थे, चुनावी साल। वक्फ संशोधन विधेयक का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। हम कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस देश के संविधान के तहत और संविधान में ये व्यवस्था है, तब वहां पर न्यायालय इस पर विचारण कर रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव का यह बयान कि हमको 20 महीना दीजिए, ऐसा कोई चुनाव हुआ है जो 20 महीना के लिए चुनाव हो? भाई, जनता की गाड़ी कमाई खर्च होती है, वह 5 वर्ष के लिए होता है। तो आपको तो राजनीति में मनरेगा योजना जो होता है उसके तहत 21 महीना और 17 महीना के लिए काम दिया गया। तेजस्वी यादव चाचा ने आपको नौकरी दिया, मनरेगा राजनीति का कार्ड आपको दिया, लेकिन आपकी स्थिति यह हो गई कि काम करने में आप सफल नहीं माने गए, तो आपको हटा दिया गया। तो जो राजनीतिक जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का जब अनुपालन आप नहीं कर पाते हैं तो आप किसको ये भ्रम डाल रहे हैं। और खास करके ये तो मौका था आपके लिए, वक्फ संशोधन विधेयक पर जो गांधी मैदान में आयोजित रैली थी, जो हर व्यक्ति को रैली करने का अधिकार है, अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है, तो आपको यह गुनाह कबूल करना चाहिए था, कबूलनामा के रूप में, कि हमारे पापा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री रहते सीतामढ़ी के रीगा में अल्पसंख्यकों का कत्लेआम हुआ था, दंगा में 48 लोग मारे गए थे, हमारे पापा नाकाम रहे थे। यह बताना चाहिए था आपको कि भागलपुर का दंगा जो माथे पर कलंक था, कांग्रेस के भी लोग वहां बैठे हुए थे, वो उन दंगाइयों को कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और नीतीश कुमार जी ने एनडीए की सरकार में यह निर्णय लिया, और देश के इतिहास में उदाहरण है कि जो अल्पसंख्यक अपने जमीन से बेदखल हो गए थे, संपत्ति से बेदखल हो गए थे, एकमात्र उदाहरण है उनको संपत्ति पर उनको दाखिल कब्जा दिलाया। यह बताते लोगों को कि हमारे पापा जब काम कर रहे थे, जब हमको काम करने का मौका मिला तो हमने कोई काम नहीं किया। तो गांधी मैदान के बगल में वक्फ की संपत्ति अंजुमन इस्लामिया हॉल, उसको तो खंडहर आपने बना दिया था। आज शीश महल नीतीश कुमार जी ने बना दिया। वक्फ विकास परिषद बना करके देश में हमने नजीर पेश किया, तब हमारी आलोचना करते तो बात समझ में आती। तो आपने कुछ किया नहीं और भावनात्मक केवल राजनीति का शोषण कर रहे हैं, तो ये आपका विषय है। लेकिन आपने उनको कहा कि मनरेगा का था, नीतीश जी को मनरेगा का था, क्या रखा था? तो नीतीश कुमार जी ने क्या कहा, 2 बार मौका दिया ना भाई, तो मनरेगा का मजदूर मौसम के अनुसार उसको काम मिलता है, तो 2 बार इनको काम दिए, एक बार 21 महीना, एक बार 17 महीना, और दोनों काम में नाकाम हो गए, अच्छा काम नहीं कर पाए, इनका जॉब कार्ड हमने कैंसिल किया। और राजनीति का दुर्गंध फैला रहे थे, हमको चाहिए था सुगंध, तो हमने एनडीए की सरकार बनाई। अच्छा, तेजस्वी यादव ने कल ही वैसे सम्मेलन में कहा है कि बनिया का मतलब होता है बनिए, बिगाड़िए मत। अब तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए ना कि उसमें भीड़ कितनी थी, कितने कुर्सी खाली थे,
और वो दौर भूल गया है लोग तेजस्वी यादव जी कि आपके बहन की शादी में पटना के नाला रोड से दिन दहाड़े फर्नीचर उठा लिया गया था, शोरूम से गाड़ियां उठा ली गई थी और कोई क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई उस पर नहीं हुई थी। ये तो पूरा बिहार जानता है। और आपको देखकर 5,243 फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। जरा कृपा करके तेजस्वी यादव बता दीजिए, उसमें वैश्य समुदाय के जो लोग थे जिनके खिलाफ फिरौती के लिए जिनका अपहरण हुआ था, वो कौन से जेल के अंदर में है, कितने अवधि में कितना अवधि तक जेल में रहा। तो फिरौती के लिए अपहरण पर कहां डील होता था, ये तो आपके मामा ही बता चुके हैं। मामा से बड़ा पैमाना कौन होगा, घर में ही पैमाना आपका है। Well, the parliament laws passed in the parliament can definitely be overruled by parliament. I mean, if Mr. Sudhanshu doesn't understand this basic tenet of democracy, then what is he even doing in the parliament? I don't understand. He also said that India Alliance and they are thinking to implement Sharia law in Bihar. He said that This mentality, this language can only come from those who do not have basic understanding of this country, who have no understanding of the DNA of this country. So I don't think we need to legitimize these very anti-national remarks by even commenting on them. Regarding the Kolkata gang rape case, the BJP 4-member fact-finding team is going to visit Kolkata, and even Madan Mitra has come out and made very insensitive remark regarding that the girl shouldn't have gone to that site itself. BJP is... Well, there is a larger law question. and order issue. There is a larger question. Definitely it is a law and order issue. Definitely it's the issue pertaining to the way our society is, the way we bring up our male children, boys. I mean, these are questions that governments alone can't address, but all of us need to address, put our heads together and discuss some solutions instead of saying, okay, a rape in Hathras is fine to be ignored and to be covered up, but a rape in Kolkata is a bigger thing. A rape in Odisha should be ignored because it's a BJP ruled state. In Kathua, not just the rape should be ignored, but the rapist should be celebrated. In Bilkis Bano's case, you garland those who raped her. No, that is not the way you solve problems. In Maharashtra, the three-language policy amid the Hindi imposition backlash, they have withdrawn. Well, now that they have withdrawn, I don't think we need to debate about that. But our party's stand was very clear right from the beginning, that at that young age, when the child is going in class 1, you cannot burden the child with 3 languages. Talking about the defense attaché statement made in Indonesia, now the Indian embassy in Indonesia has come out and said that the statement was taken out of context and has been Well, the entire saga of statements, concealments, revelations, starting from Pahalgam to Operation Sindoor and after Operation Sindoor, shows that the government has completely lost control of the narrative, the argument. We still have unanswered questions. Where are the terrorists of Pahalgam? We still have the unanswered questions. What was the strategic objective achieved through Operation Sindoor? We still want to know why was Donald Trump announcing the ceasefire. We still want to know, was trade used as a weapon to stop Operation Sindoor? We still don't know whether or not, why not a single country stood up in our favor after Pahalgam, during Operation Sindoor and after Operation Sindoor. We still want to know what were we doing in SCO. Why did not the single country come and sign up against Pakistan? So there are several questions that need to be answered instead of dismissing one statement by someone. I don't think that will help. Mr. Donald Trump has now said it 19 times. 19 times, and Mr. Prime Minister hasn't opened his mouth. Prahlad Joshi gave a statement. He said that 50% of the constitution changed after emergency was imposed. That's what he's claiming. You have anything to say? What is Prahlad Joshi or his party or his ideological forefathers got to do with the constitution? They have no role to play. So just ask them to stay away from the constitution. That will be the greatest service to constitution that they can do. बीजेपी के एमपी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 50 साल जो इमरजेंसी के हुए हैं बड़े ड्रेडफुल चैप्टर तो रहा है, बट जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो जो पार्लियामेंट में पास हुए कानून को डस्टबिन में फेंक देंगे, कानून की
पार्लियामेंट में पास किए गए कानून पार्लियामेंट के जरिए रद्द भी किए जाते हैं। अगर सुधांशु जी को ये नहीं पता है तो पार्लियामेंट में पिछले 2-3 साल से कर क्या रहे हैं हमें नहीं मालूम, और वो उनकी कहानी नहीं है, ये कहानी प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक सबकी है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। उन्हें पता ही नहीं है कि लोकतंत्र की फंक्शनिंग क्या होती है। अरे जो पार्टी सत्ता में आते ही पहला नारा देती है कांग्रेस मुक्त भारत, अब सोचिए ना पिछले 11 साल में क्या क्या कर दिया उन्होंने। विपक्ष मुक्त भारत, मीडिया मुक्त भारत, जुडिशरी मुक्त भारत, तो ये इस तरह से थोड़ा ही भारत चलेगा। माइनॉरिटी मुक्त भारत, ये कोई तरीका है? मायावती की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस क्या शरिया लॉ लगाना चाहती है बिहार में। अब ये मानसिकता और ये भाषा किस व्यक्ति की हो सकती है, किस पार्टी की हो सकती है? आंख बंद कर भी आप मुझे बोलें कि ये किसने कहा, मैं बता दूंगा आपको किसने कहा। ये किसी संगी ने कहा होगा, बताइए किसने कहा? वही है ना भाजपा का। तो इनकी मानसिकता और भाषा हमेशा समाज में मतभेद पैदा करने वाली बात, वैमनस्य पैदा करने वाली बात, नफरत पैदा करनी। इनको भारत की तासीर की समझ नहीं है। बात कर लेते हैं कोलकाता गैंगरेप केस की, और जहां पे बीजेपी ने 4 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी है कोलकाता में। मदन मित्रा का जो स्टेटमेंट आया था वो भी काफी सेंसिटिव था और काफी बैकलैश हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को लेके बीजेपी ने कहा है कि ये बहुत सीरियस कंडीशन है और आउट ऑफ हैंड हो रही है ममता बनर्जी की गवर्नमेंट द्वारा बंगाल में। जब उदयपुर में एक फ्रेंच टूरिस्ट का रेप होता है लेकिन भाजपा का शासन है तो कुछ कोई हाथ से नहीं निकल रहा राज्य। उड़ीसा में होता है, उड़ीसा में 50,000 लड़कियां गायब हैं, लापता हैं, लेकिन नहीं स्टेट्स नहीं स्लिप हो रहा है इनके हाथ से क्योंकि भाजपा का शासन है। बात ये इस तरह से तो मुझे नहीं लगता समाधान निकल सकते हैं कि अगर भाजपा का शासन है तो मामले को दबाओ, हाथरस हो। कठुआ में तो ये हुआ कि मालाएं पहनाई गई, उनके पक्ष में नारे लगाए गए भारतीय जनता पार्टी वालों ने, रेपिस्ट के पक्ष में रैलियां निकाली गई। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आप मालाएं पहनाओगे और फिर कहोगे कि साहब बंगाल हाथ से निकल रहा है। तो ऐसे तो मुझे लगता है महिला सुरक्षा का पूरा मुद्दा ही हाथ से निकल चुका है, इस तरह की मानसिकता अगर सरकारों की हुई तो। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में उन्होंने विड्रॉ किया है जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी हुई थी। अब जो हिंदी इम्पोजिशन का बैकलैश हुआ उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है, कैसे देखिए? अब जब ये निर्णय हो गया तो इस पे चर्चा करना मुझे लगता है ठीक नहीं है, लेकिन हमारा स्टैंड, हमारा पक्ष बड़ा स्पष्ट था कि पहली क्लास के बच्चे पर इतना वजन, इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। बात कर लेते हैं इंडियन एम्बेसी जो इंडोनेशिया में है, उन्होंने अब डिफेंस में अपना स्टेटमेंट भी आया है क्योंकि जो डिफेंस अटैचे ने जो स्टेटमेंट दिया था उस पर कहा है कि ये टेकन आउट ऑफ कंटेक्स्ट है और नहीं, इसमें तो आप देखिए पहलगांव के बाद से अब तक अनेक स्टेटमेंट्स आए, अनेक स्टेटमेंट्स दबाए गए, अनेक बार 19 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि सवालों के उत्तर क्यों नहीं मिल रहे। पहलगाम के आतंकी कहां हैं? जब आपने सीज फायर किया तो क्या पाकिस्तान के सामने कुछ शर्तें रखी? सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की? प्रधानमंत्री आज तक पलटकर पहलगाम क्यों नहीं गए? मणिपुर तो चलो नहीं जाते, पहलगाम तक नहीं गए, सीधा बिहार चले गए चुनावी दौरे में। पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीय मारे गए और प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा छोड़कर बीच में आए। हमने सोचा कि अब जाएंगे साहब पहलगाम जख्मों पर मरहम लगाने, आंसू पोंछने, नहीं, चले गए साहब पटना, बिहार, रिबन काटने, चुनावी भाषण देने। तो सवाल बहुत हैं। सवाल यह भी है कि एक भी मुल्क आपके पक्ष में खड़ा हुआ क्यों नहीं दिखा? पहलगाम के बाद किस देश ने आपके स्टेटमेंट पर या आपकी बात पर सहमति जताई कि पाकिस्तान आतंकियों को शरण देता है? एससीओ में किस देश ने आपका पक्ष लिया? पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में आपके साथ कौन खड़ा था? और हम फिर पूछते हैं, क्या चीन से तो आप डरते ही हैं, अमेरिका से भी डरते हैं। एक लिस्ट निकाल लीजिए साहब, किन किन देशों से आप डरते हैं, हमें पता तो चले कि हमारे साहब किन किन देशों से डरते हैं। बात करें तो प्रहलाद जोशी की, प्रहलाद जोशी ने कहा है कि 50% जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चेंज हुआ है जब से इमरजेंसी। अभी जिनको संविधान से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं, न संविधान के लिए जिन्होंने संघर्ष किया हो, इन्होंने तो संविधान के खिलाफ संघर्ष किया है, ये क्या संविधान की बात कर रहे हैं? इनको कहिए कि बराए मेहरबानी संविधान से आप दूर रहिए, उससे बड़ा एहसान आप संविधान पर नहीं कर सकते।